हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। जितने क्वेश्चन आपके जूलॉजी से बनते हैं, जंतु विज्ञान से बनते हैं, उतने ही क्वेश्चन आपके बॉटनी से बनते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर डिस्कस करना बॉटनी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एटीपी किस में बनते हैं? द एटीपी इज फॉर्म। ऑप्शन है केंद्रक में, राइबोसोम में, गोल्जी बॉडी में, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो आपके एटीपी बनते हैं, और इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, एटीपी का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये कहाँ पर बनते हैं? ये बनते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। अब यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो यहाँ पर इसका डायग्राम आपको पता होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया का, क्योंकि कोशिका का शक्ति गृह भी इसे कहा जाता है। और इसके अलावा ये डबल लेयर होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। और इसमें क्या क्या होता है? मैट्रिक्स भी होता है, और यहाँ पर इनर लेयर, आउटर लेयर, डबल लेयर होता है, डीएनए भी होता है, और इसमें राइबोसोम भी होते हैं, और एटीपी ये रहा आपका। ठीक है, तो ये डायग्राम अगर आपको पता है, तब भी अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हो। चलिए बढ़ते आगे की ओर। सो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है, वाइन कड़वी हो जाती है। वाइन जो होती है ना, वो कड़वी किस कारण से हो जाती है? तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका, ये होता है एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक यानी कि अवायु बैक्टीरिया। आपको पता होगा कि दो तरह के बैक्टीरिया होता है, एरोबिक और एनारोबिक। अब आप बोलेंगे सर एरोबिक में कौन कौन से आएंगे और एनारोबिक में कौन कौन से आएंगे? तो चलो इसको भी डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे, ये है आपका एरोबिक और एनारोबिक। तो यहाँ पर एरोबिक में कौन कौन से आएंगे? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या है? एरोबिक। हेलिकोबैक्टर क्या है? एरोबिक। और एनारोबिक में आता है आपका क्लोस्ट्रिडियम टेटेनी और इकोलाई। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए। ये डायग्राम आप देख सकते हो। सो यहाँ पर तीसरा वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि आपका जो ईएमपी मार्ग है, उसके दौरान कितने एटीपी बनते हैं? यानी कि जो ईएमपी पाथवे है ना आपका, उसमें कितने एटीपी बनते हैं? अब यहां पर समझना इंपॉर्टेंट है ईएमपी पथ, कि ये ईएमपी पथ क्या होता है। तो चलो डायग्राम की हेल्प से इसको समझ लेते हैं, ईएमपी पथ को। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे, ये होता है आपका ईएमपी पथ, यानी कि ग्लूकोज का पायरुवेट में बदलना, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ईएमपी पथ। और इसमें कितने एटीपी आप खुद यहाँ पर गिन सकते हो। एक ऊपर आ, ये दूसरा, और दो ऊपर हो गए, और ये रहा दो, यानी कि ये चार हो गए, और दो ये नीचे, छः हो गए। तो छः इसमें एटीपी है टोटल। और इसी को ईएमपी पाथवे बोला जाता है। पूरा यहाँ पर ग्लूकोज पायरुवेट में कैसे बदलता है, पूरा प्रोसेस आप यहाँ पर देख सकते हो। इसी को ईएमपी पाथवे बोलते हैं, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस को, ग्लूकोज का पायरुवेट में बदलना, ये होता है। तो अभी हमने डायग्राम देखा और वहाँ पर एटीपी भी गिने, तो हमें मिला 6 एटीपी। तो यहाँ पर भी टिक वही लगाना है, 6 एटीपी। तो ये रहा आपका 6 एटीपी अणु, सिंपल। अगला है गॉसिपियम है। अब यहाँ पर ये जो गॉसिपियम है, ये प्लांट का साइंटिफिक नेम है। अब जिसको पता है कि गॉसिपियम किसका साइंटिफिक नेम होता है, वो इस क्वेश्चन को कर पाएगा। तभी आप यहाँ पर डिसीजन ले सकते हो कि अन्न पौधा होगा, दाल पौधा होगा, रेशा पौधा होगा, कि कौन सा पौधा होगा। क्योंकि पहले आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि पौधा कौन सा है। गॉसिपियम ये वैज्ञानिक नाम है, और इसका कॉमन जो सामान्य नाम होता है, जो लोकल लैंग्वेज में आप बोलते हो, इसको बोल सकते हो आप कपास। ठीक है, कपास यानी कि कॉटन, इसी को बोलते गॉसिपियम। डायग्राम भी दिखा देते हैं। ये होता है आपका गॉसिपियम, ये होता है आपका गॉसिपियम यानी कि कॉटन, यानी कि कपास। और कपास किससे रिलेटेड है, वो ऑप्शन वहां पर दे रखे हैं। सो हाल ही में आपने देखा कि गॉसिपियम यानी कि कपास, और रिलेटेड होता है फाइबर से, रेसे से, क्योंकि उससे कपड़े बनाए जाते हैं सूती के। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा रेसा वाला। तो ऐसे समझना होता है पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट होता है, फिर आंसर करना बहुत आसान होता है। ठीक है,
और हमारे चैनल पे तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन समझा के अच्छे से मिलेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा होगा। पौधे में एंजाइम पाए जाते हैं, सिंपल सा बच्चों वाला क्वेश्चन। पौधे में एंजाइम पाए जाते हैं पत्तियों में, संग्रह अंगों में, पुष्पों में, जीवित कोशिकाओं में। तो बच्चों वाला क्वेश्चन है कि हर एक जीवित कोशिका में पाया जाएगा। तो यहाँ पर पौधे की सभी जीवित कोशिका में, ये वाला ऑप्शन सही होगा, पौधे की सभी जीवित कोशिका में। अगला है आपका श्वसन व प्रकाश संश्लेषण दोनों को चाहिए। रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस बोथ रिक्वायर। क्या चाहिए होता है इनको? कार्बनिक फ्यूल, साइटोक्रोम, सूर्य प्रकाश, कार्बनिक बंधों से ऊर्जा। क्या चाहिए श्वसन और प्रकाश संश्लेषण को? तो दोनों को चाहिए साइटोक्रोम। अब यहां पर आप बोलेंगे साइटोक्रोम होता क्या है, तो पहले साइटोक्रोम को समझ लेते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, साइटोक्रोम यानी कि एक प्रकार का प्रोटीन है, ऐसा मान सकते हो, ठीक है। और साइटोक्रोम लोह युक्त पोरफायरिन वर्णक होता है, ठीक है। साइटोक्रोम को परिवहन करने वाले प्रोटीन होते हैं जिन्हें कभी कभी एंजाइम भी कहा जाता है। इसमें फेरस तथा कॉपर युक्त पोरफायरिन होता है समूह। तो ये होता है साइटोक्रोम, एक प्रकार का प्रोटीन। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन साइटोक्रोम होगा, देख लो आप। अगला है हिल ने अपने प्रयोग में प्रयोग किया था। बताइए, हिल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या यूज किया था? विलगित क्लोरोप्लास्ट, पत्ती के स्तंभ, क्लोरेला, फोर्नवर्ण। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है। उन्होंने जो यूज किया था वो किया था विलगित क्लोरोप्लास्ट। अब आप बोलेंगे सर ये विलगित क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? चलो देख लेते हैं कि विलगित यानी कि आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट होता क्या है। ये होता है आपका आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट, विलगित। अब जबकि नॉर्मल तो ये वाला होता है, कितना अच्छा होता है नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट, जबकि विलगित कुछ इस प्रकार का फटा हुआ होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये तो है नॉर्मल और ये कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है, ये है आइसोलेटेड। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, अपने प्रयोग में यही किया था आइसोलेटेड वाला, ठीक है। चलिए, प्रोक्सिसोम किसी एक शारीरिक क्रिया से जुड़ा हुआ है। प्रोक्सिसोम किसी एक शारीरिक क्रिया से जुड़ा हुआ है। तो सिंपल सा है, ये जो आपका प्रोक्सिसोम होता है वो फोटो रेस्पिरेशन यानी कि प्रकाशीय श्वसन से जुड़ा हुआ होता है। और ये होता है आपका प्रोक्सिसोम, चारों ओर जो लेयर से घिरा हुआ होता है, ठीक है। ये आप प्रोक्सिसोम को समझ सकते हो, कोशिका से रिलेटेड पूरा का पूरा झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, इसी को प्रोक्सिसोम बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रकाशीय श्वसन। अगला है रंध्र आवागमन में सहायक है। स्टोमा हेल्प इन द एक्सचेंज। केवल कार्बन डाइऑक्साइड के, केवल जलवाष्प के, कार्बन डाइऑक्साइड व जलवाष्प के, या फिर अन्य। रंध्र के बारे में, स्टोमा के बारे में सबने पढ़ रखा है 12th में, 11th में, ठीक है। तो बताओ किसके आवागमन में सहायक होते हैं रंध्र? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, वेरी गुड। कार्बन डाइऑक्साइड व जलवाष्प के लिए इसका आगमन होता है, एक तो CO2 का, एक वाटर का। किसके द्वारा? स्टोमा रंध्र के द्वारा। अब ये कैसे खुलते बंद होते हैं, थोड़ा सा डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो रंध्र होते हैं स्टोमा, ये क्लोज इस प्रकार से हो जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा रंध्र बंद हो जाते हैं, और ये खुलते किस प्रकार से? इस प्रकार से ओपन हो जाते हैं ताकि CO2 का, जलर का आवागमन हो सके। किस प्रकार से होता है ये आप कोर सेल के माध्यम से समझ सकते हो, इस प्रकार से, ठीक है। ये खुलते और बंद इस प्रकार से होता है, इसके पीछे पूरा प्रोसेस लगा हुआ है। काफी सारे आयन भी पोटेंट होते हैं, हार्मोन भी पोटेंट होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको इतना से याद रखना है कि CO2 और जल के आवागमन में हेल्पफुल होते हैं रंध्र। आई होप आपको समझ आया होगा। बढ़ते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन, मूल दाब का मापन करने वाला उपकरण है। मेजर रूट प्रेशर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, पोटोमीटर, या फिर पोरोमीटर। किससे मापा जाता है मूल दाब? तो वो मापा जाता है आपका मैनोमीटर से। किससे? मैनोमीटर से। अब आप बोलेंगे सर ये मैनोमीटर कैसा दिखाई देता है?
तो चलो अभी ला के दिखाता हूँ मैं आपको मैनोमीटर, हमारे पास पड़ा हुआ है, थोड़ा सा उसका फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ मैनोमीटर का। ये होता है आपका मैनोमीटर। इसमें डबल ये होता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ट्यूब्स होती है, ठीक है। और ये भी आप देख सकते हो, ये मॉडर्न ज़माने का है कुछ, इसमें भी डबल ही होती है, ठीक है। तो रूट प्रेशर इसी से मेजर किया जाता है, इसी के माध्यम से। देख लो आप अच्छे से, ये आपका मैनोमीटर, कहीं पर भी दिख जाए तो समझ लेना कि वही है मैनोमीटर, रूट प्रेशर मापने का यंत्र। आई होप समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पर आपको टिक मैनोमीटर करके आना है। अगला, और देखो चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा होगा, तो बिल्कुल भी चिंता आपको नहीं करनी है, नॉन स्टॉप आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। काफ़ी सारे विद्यार्थी बोल रहे थे सर पीडीएफ, तो पीडीएफ तो आपको एमकेएस एकेडमी ऐप पर मिलेगा, डाउनलोड कर लेना उसको। पटेटो बिलोंग टू फैमिली, आलू का कुल है, सिंपल, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सोलेनेसी, ठीक है। कौन सा है? सोलेनेसी। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर। सक्रिय अवशोषण शब्द को किसने प्रतिपादित किया? द टर्म एक्टिव अब्जॉर्प्शन। तो ये आपको याद रखना है, साइंटिस्ट का नाम रेनर ने। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, डीपीडी का पूरा नाम। डीपीडी का पूरा नाम आपको बताना है, फुल नेम ऑफ डीपीडी। तो 4 ऑप्शन इस प्रकार से आपके दे रखे होंगे, उसमें से आपको सही चूज करना है। तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, डी का मतलब है यहां पर डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन। पी का मतलब है प्रेशर, और अगेन डी का मतलब है डेफिसिट। तो ये दे रखा है आपके बी वाले में, ये रहा, याद रख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है अगेन। तो ये विसरण दाब न्यूनता, इसका फुल फॉर्म होता है डीपीडी का, ठीक है। अगला है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। पोष व केंद्रीय संवन पुल पाए जाते हैं, साइकस, पाइनस, ड्रेसिना, सोकस, ये सभी के सभी आपके प्लांट है। पोष वायु केंद्र की एम्पियसल वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट है, किसी को पता? तो मैं बता दूं, ये पाया जाता है आपके ड्रेसिना में। और ड्रेसिन का जो पादप है, कहीं ना कहीं आपने देखा अवश्य होगा। अगर नहीं देखा है ड्रेसिना, तो चलो मैं आपको ड्रेसिना दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता रहे कि ये होता है ड्रेसिना। चलो डायग्राम देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे, इस प्रकार का प्लांट होता है ड्रेसिना। और ये कहीं ना कहीं पर आपने हॉस्पिटल्स में या फिर पेट्रोल पंप पे बहुत सारी जगह सजावटी के तौर पे भी देखा होगा, वो ड्रेसिना ही होता है। इस प्रकार का सजावट में इसका उपयोग किया जाता है, ये आपका ड्रेसिना होता है। और ये इसी में पाया जाता है, जो भी क्वेश्चन आया था ना आपके, ये होता है आपका ड्रेसिना। और आप में से बहुत सारे के ग्रुप में भी होगा, किसी के नहीं भी होगा, तो मैंने बता दिया, अगर कहीं पर दिख जाए तो उसको ड्रेसिना बोलना। ओके, तो यहाँ पर टिक कर देना ड्रेसिना पे। अगला, अरिये सवन पुल पाए जाते हैं, रेडियल वास्कुलर बंडल आर प्रेजेंट, स्टेम, लेव, या फिर वृंत में या फिर जड़ में अरिये सवन पुल पाए जाते हैं। तो ये पाए जाता है आपके जड़ में, रूट में। एक होता है अरिये, एक होता है द्विपार्श्व, दोनों आपने 11th में पढ़ा होगा, तो दोनों का पता रखना है आपको, अरिये कौन सा होता है, द्विपार्श्व कौन सा होता है। और अच्छे से डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ठीक है ना। अगला है आपका, पार्श्व विभजोतक से वृद्धि होती है, जो आपका ग्रोथ टैग पैलेस होता है ना, लेटरल मेरिस्टेम, तो वृद्धि होती है, कौन बता सकता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मोटाई में होता है, ठीक है। किस में होता है? विडेच, यानी कि मोटाई में। इतना सा आपको याद रखना है। अगला है, बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड व्रंथ जुड़ा हुआ होता है, पार्ट ऑफ द ऑयल वेयर फेनिकल अटैच सेल। हाइलम यानी कि नाभिका, निभाग, केंद्रक बीजांड का है। ध्यान से समझ लो पहले क्वेश्चन को, बीजांड का वह भाग जहां बीजांड व्रंथ जुड़ा हुआ होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हाइलम यानी कि नाभिका। अब आप बोलेंगे सर कैसे, तो चलो इसको भी समझ लेते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं।
जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये पूरा आपका डायग्राम रहने वाला है। और यहाँ पर देख लो, ये पूरा हाइलम ये रहा आपका, ठीक है, ये रहा, और यहाँ पर फेनिकल ये रहा। तो ये इससे पार्ट है इसके, ये आपको डायग्राम पता होना चाहिए न्यूक्लियस के बारे में, एम्ब्रियो से घेरा। तो ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बनता है। देख लो अच्छे से, देखो आप, स्ट्रक्चर ऑफ ओवल, ये आपका प्लेसेंटा, ये आपका फेनिकल, ठीक है, ये पूरा इसमें दे रखा है। तो ये डायग्राम अच्छे से याद कर लेना, टेलीग्राम को फॉलो कर रखा होगा तो वहाँ पर भी मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो बढ़ते आगे एक और। इसी कारण इसका राइट ऑप्शन नाभिका हुआ। अगला, टेपिटम का मुख्य कार्य आपको बताना है, मेन फंक्शन ऑफ टेपिटम। यहाँ पर दे रखा है कि लघु बीजाणु का पोषण देना, लघु बीजाणु का स्फुटन करना, लघु बीजाणु की रक्षा करना, या फिर उपयोग में से कोई नहीं। टेपिटम का कार्य, तो देखो विद्यार्थियों, अच्छे से आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा। टेपिटम का जो वर्क होता है वो होता है लघु बीजाणु को पोषण देना, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन माइक्रोस्कोप। तो ये दे रखा आपके पहले वाले में, तो फिर यही हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि न्यूट्रिशन देना ही उसका काम है टेपिटम का। और ये कहाँ पर पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, उसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है, और ये रहा आपका टेपिटम, ये रहा, यहाँ पर भी देख लो, ये रहा, इस प्रकार से प्रेजेंट होता है ये। यहाँ पर भी देख सकते हो टेपिटम को, ये रहा, ठीक है, यहाँ पर होता है ये। तो हर एक को अगर समझ के चलोगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये एपिडर्मिस होता है इसमें। तो ये पूरा डायग्राम ही याद रखो आप, बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम। चलो बढ़ते आगे एक और। इसका फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट, जब वर्तिक आग्र से पहले पुकेसर पक जाते हैं तो उसे क्या कहता है, वेन द एंटर मैच्योर बिफोर द स्टिग्मा, इडिकनॉस, क्या बोलते हैं इसको। जब वर्तिक आग्र से पहले पुकेसर पक जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। ये आपने कहीं ना कहीं पर अवश्य पढ़ा होगा। तो उसको बोलते हैं प्रोटेंड्री, यानी कि पुपवर्ता। और ये दे रखा है आपके ऑप्शन डी में, ये देखो, ये बोलते हैं उसको प्रोपेटेंट्री, ठीक है। अगला, भारत में भ्रूण विज्ञान के जनक आपको बताना है। हु इज द फादर एम्ब्रोलॉजी इन इंडिया, थियोप्रेटस, पी मैसूरी, एस आर कश्यप, सतोपम। ये देखो वैज्ञानिक का नाम अवश्य आता है। कई बार तो दीनापत्ति का वर्गीकरण से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, कभी कभार जेनेटिक्स की खोज, बायोटेक्नोलॉजी की खोज, कभी कभार भारत में भ्रूण विज्ञान की खोज, है ना। ये क्वेश्चन बनते हैं आपके वैज्ञानिक से रिलेटेड। तो हर एक वैज्ञानिक के ऊपर भी वीडियो आएगा। सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा होगा तो आपको ही मिलेगा सबसे पहले। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो वो होगा पी महेश्वरी, ठीक है, ये वाला पी महेश्वरी। भारत में भ्रूण विज्ञान के जनक है पी महेश्वरी। थोड़ा सा इमेज इनका दिखा देता हूं ताकि आपको याद रहे। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे, ये है आपके पी महेश्वरी, ये, ठीक है। यहाँ पर काफी सारे विद्यार्थियों के कमेंट आते हैं, सर पीडीएफ हमको चाहिए पूरा का पूरा। तो देखो पीडीएफ आपको मिल जाएगा और लाइव क्लास भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अगर सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करना है, पीडीएफ अगर आपको लेना है, ठीक है, डायग्राम अगर आपको लेना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, चलो प्रोसेस में आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको आना होगा गूगल प्ले स्टोर पे, जहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो। वहाँ पर आके सर्च करना है एमकेएस अकेडमी। क्या सर्च करना है आपको, एमकेएस अकेडमी आपको सर्च करना है, ठीक है। ये आपको दिख जाएगा यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एमकेएस अकेडमी। लिंक नीचे भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड होने के बाद मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद ये इस प्रकार का ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टोर वाले ऑप्शन पर आपको जाना है, तो आपको इस प्रकार का कुछ कोर्स दिखाई देगा, ये वाला, ठीक है। रेट ऊपर नीचे होता रहता है ऑफर के दौरान। तो ये कोर्स आपको खरीदना होगा, जिसमें आपको पीडीएफ, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से आपको तैयारी करवाई जाएगी। खरीद सकते हो। अगर कोई दिक्कत आती है तो चलो कॉन्टैक्ट नंबर भी हम आपको देते हैं। अगर कुछ प्रोसेस आपको समझ में नहीं आता है तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इन पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, हम आपकी हेल्प करेंगे कोर्स को खरीदवाने में।